चलिए सर, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम लोग यहाँ पे इको का रिवीजन कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर प्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था। अब प्रोडक्शन करने से क्या होता है, प्रोडक्शन करने से क्या होता है, तुमको प्रोडक्शन करने से लगती है कॉस्ट, और हमको उस कॉस्ट के बारे में ही बात करनी है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी करने से जो आपको खर्चा लगेगा वो तुम्हारी कॉस्ट होती है। हमको इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट को दो टुकड़ों में बांटना है। तो मैंने इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बना दिया है जिससे तुमको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चेक करके देखेंगे फटाफट। तुमको सबसे पहले पता करना होता है कॉस्ट का मतलब। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए किया गया खर्चा कॉस्ट कहलाता है। अगर हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग की कॉस्ट है। हर काम का अपना अपना खर्चा होता है और वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? वो सारे खर्चे कहलाते हैं कॉस्ट। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। चलिए सर, हमारे पास में कॉस्ट इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग को इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट को दो टुकड़ों में बांटना है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या था? जहां पे एक फैक्टर होता है वेरिएबल, दूसरा फैक्टर होता है फिक्स। लेकिन लॉन्ग रन में क्या था? फटाफट बताओ मुझे, लॉन्ग रन में क्या था? लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर क्या हो जाते हैं? वेरिएबल। यस सर, याद आ रहा है। तो अगर तुम लोग को शॉर्ट रन की बात करनी हो, अगर तुम लोग को शॉर्ट रन की बात करनी हो तो वो कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। जो कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर की होगी वो फिक्स कॉस्ट होगी। और अगर इन दोनों कॉस्ट को जोड़ लिया जाए, अगर उन दोनों कॉस्ट को किनको टोटल वेरिएबल कॉस्ट, किने किने टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ लिया जाए तो हमें क्या मिल सकता है? हमें टोटल कॉस्ट मिल सकता है। तो टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का समेशन है। ओके सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? भाई वेरिएबल फैक्टर तुम जितने भी लाते रहोगे उनकी कॉस्ट क्या रहेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट, और ये क्या होगा? फिक्स्ड फैक्टर्स की कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताओ, जब भी तुम लोग टोटल से एवरेज की तरफ आते हो, ये तुमने पहले भी किया है, जब भी तुम लोग टोटल से एवरेज की तरफ आते हो तो तुम किससे डिवाइड करवाते हो? तुम किससे डिवाइड करवाते हो? क्वांटिटी से। तो तुम आउटपुट से क्वांटिटी से डिवाइड करवा दो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, एक ही बात है। यस और नॉट? सर दूसरा ये है कि सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करवा दे क्वांटिटी से तो ये हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करवा दे क्वांटिटी से तो ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनमें कौन सा हम लोगों ने तीर मार लिया? टोटल कॉस्ट डिवाइड करवाया क्वांटिटी से तो क्या मिल गया? एवरेज कॉस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास 6 कॉस्ट के बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए। अब हम लोग एंट्री करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, और वो है मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। अगर तुम एडिशनल आउटपुट बनाओगे तो उससे कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगी, वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। हम लोगों ने मार्जिनल वर्ड को पहले 2 बार पढ़ लिया है। पहले पढ़ा था यूटिलिटी के साथ में, फिर पढ़ा था प्रोडक्ट के साथ में, अब पढ़ रहे हैं कॉस्ट के साथ में। तो अगर तुम MU बोलो, MP बोलो, MC बोलो, सारे के सारे चेंज ही तो है। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? चेंज। तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या बोलेंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। ये बात मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ चुकी होगी। अब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस पे इनके डायग्राम्स बताने हैं। डायग्राम्स इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहीं पे एक बार ये वाला सारा क्लियर करके, ये लो सर, यहीं पे डायग्राम बनाते हैं फटाफट। बहुत आसान डायग्राम्स है, तुम देख पाओगे कि कितने आसानी से डायग्राम्स बन जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ क्वांटिटी को डालें कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डालें, तो अगर मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा तो मुझे ज्यादा लेबर फैक्टर की जरूरत होगी। तो क्वांटिटी के बढ़ने के साथ में लेबर की कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी हमेशा कैसे बनती है? अपवर्ड स्लोपिंग।
ये तुम्हारा कौन सा कर्व होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वहीं अगर मैं बात करूं सर कि सर फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो मुझे याद करके बताओ। अब फिक्स फैक्टर तो फिक्स रहेगा, मैंने एक बिल्डिंग ले ली तो रेंट तो मुझे एक ही बिल्डिंग का भरना है। तो चाहे मैं कितनी भी क्वांटिटी बना दूं, चाहे मैं कितनी भी क्वांटिटी बना दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती। ये तुम्हारा कौन सा कर हो जाता है? टोटल फिक्स कॉस्ट कर। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जो कर मुझे मिलेगा, जो कर मुझे मिलेगा, जो तुम सामने देख पा रहे होंगे, जो तुम सामने देख पा रहे होंगे, ये वाला कर जोड़ने से मुझे क्या मिला? मुझे ये कर मिला टोटल कॉस्ट कर, जिसके दो हिस्से हुए। पहला पार्ट यहां से यहां तक का जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक का जो कि फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट की टोटल है। ओके सर। सर अब बता दो फटाफट से, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने एक छोटा सा शेड्यूल टेबल बना के रखी है हम लोग, और उसके मैंने कुछ पार्ट को खाली भी छोड़ के रखा है, बाकी तो मैंने फिल करके रखे हैं। तो कुछ पार्ट को हम लोग फटाफट से फिलअप करेंगे तो तुमको उससे कॉन्फिडेंस आएगा। चलो सबसे पहले चेक करो, यूनिट सर इंक्रीज हो रही है, तो यूनिट्स के इंक्रीज होने से कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, कौन सी नहीं बढ़ेगी? तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो तुम देख सकते हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या है? फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या है? कांस्टेंट। और वहीं पे तुमको दिखाई देगा कि वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके सर। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो जोड़ के देखो भैया, 20 प्लस 10 कितना होता है? 30। ये कितना होगा? 38। ये हो जाएगा 44। और आगे तो मैंने ऐड करके ही रखा है, तो तुम उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके सर। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? सर मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट तो क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो 20 से 30 हुआ, मार्जिनल कॉस्ट कितना? 10, फिर 8, फिर 6, उसके आगे मैंने कैलकुलेट करके रखा है। सर ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, सर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट के दो हिस्से हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब बताओ कौन सी कॉस्ट टोटल कॉस्ट का वो पार्ट है जो चेंज होता है? वो तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो चेक करके देख सकते हो, देखो भैया वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हुई? 8 रुपए से। ये देखो, ये देखो 6 रुपए से। ये देखो, मतलब एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है भैया। अच्छा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ओके, हावेवर तुमको ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, फिर भी मन में पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट अगर चेंज इन टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट में केवल और केवल एक ही कॉस्ट चेंज होती है, वो कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। ओके सर। अब अगर मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा टीवीसी अपॉन क्यू। तो चेक कर लो भैया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10। क्वांटिटी कितनी है? 1। तो ये लो 10 आ गया। 18 अपॉन 2 9 आ गया। 24 अपॉन 3 8 आ गया। ये बात तुमको समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो देखो भैया 20 अपॉन 1 20, 20 अपॉन 2 10, 20 अपॉन 3 6.67। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट अपन क्वांटिटी भी कर सकते हैं, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं। 10 और 20 30, 9 और 10 19, ये हो जाएगा 14.67। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट ऑल द कॉस्ट। तो तुमको इस पे क्वेश्चन मिलता है, तुमको कैलकुलेट करने का क्वेश्चन भी दिया जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट निकालो, सारा कुछ तुम्हारे सामने अवेलेबल है। ओके सर। अब धीरे धीरे मुझे इनके नेचर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुमको शॉर्ट रन का लॉ याद है? शॉर्ट रन का लॉ अगर नहीं है तो यहां से पॉज करके पहले क्या देखोगे? शॉर्ट रन के लॉ को देखोगे। शॉर्ट रन का लॉ बोलता है कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बिजनेस कंसर्न जब अपने लेबर फैक्टर को इंक्रीज करता है, तो लेबर फैक्टर को इंक्रीज करने से उसका प्रोडक्शन बढ़ता है,
और इस प्रोडक्शन के बढ़ने के प्रोसेस में 3 स्टेजेस आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 क्या बोलता था? स्टेज 1 बोलता है कि सर प्रोडक्शन बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 बोलता है प्रोडक्शन बढ़ेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। और तीसरा स्टेज बोलता है कि सर प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा कहाँ? प्रोडक्शन घटेगा। तीसरा स्टेज क्या बोलता है? प्रोडक्शन घटेगा। सर ये बात समझ में आ गई। अब सोच के देखो सर, हम लोगों ने पहले और दूसरे स्टेज में जहां पे लेबर को बढ़ाया और लेबर के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा। तो जितनी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी ना, उससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितनी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी उससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। मान लो कि तुम लोगों ने प्रोडक्शन को डबल बढ़ाया, तो लेबर कॉस्ट डबल नहीं बढ़ेगी, वो डबल से थोड़ा कम बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जब तुम्हारा प्रोडक्शन घटना शुरू होगा ना, तो तुम्हारी लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम बढ़ेगा। सर ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए। जैसे चेक करके देख सकते हैं, चेक करके देखो, यहां चेक करो फटाफट, इधर चेक करो फटाफट क्या लिखा हुआ है। ये देखो सर, जब 1 यूनिट बनाते थे तो वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए थी। अब तुमने प्रोडक्शन को डबल कर दिया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट डबल नहीं हुई। वेरिएबल कॉस्ट डबल नहीं हुई क्योंकि यहां पे क्या चल रहा होगा? पहला स्टेज। यानी कि इस डायग्राम के, इस शेड्यूल के अंदर तुमको दिखेगा, हम इसमें आगे जाके बात करेंगे कि यहां पे लॉ ऑफ शॉर्ट रन काम कर रहा है। एक हद तक तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा। तो चेक करके देखते हैं, चेक करके देखो, अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो सर पहले 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी, फिर वो गिरना शुरू हो गई क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बराबर इंक्रीज नहीं हुई। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? गिरेगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही, लेकिन यहां देखो, यहां देखो 6.5 के बाद में क्या हुआ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी और वो बढ़ती चली गई। और सेम का सेम नेचर शो करेगा एवरेज कॉस्ट। चेक करके देखो, एवरेज कॉस्ट में भी क्या हो रहा है? गिरा 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 गिरा, कांस्टेंट हुआ और यहां से क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। और ये का ये नेचर तुमको मार्जिनल कॉस्ट में भी दिखेगा। देखो गिरा 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 और बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ा 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 और बढ़ता चला गया। तो अगर तुम लोग चेक करोगे कि 3 कर जो है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इनका नेचर कैसा होता है कि ये कर पहले गिरते हैं फिर ये बढ़ना शुरू होते हैं। अगर मैं इनके स्लोप के बारे में बात करूं, तुमको साफ दिख रहा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज्यादा गिरता है और सबसे तेज बढ़ता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नंबर है स्लोप के मामले में, थोड़ा धीरे गिरता है और थोड़ा धीरे बढ़ता है। लेकिन एवरेज कॉस्ट कर सबसे धीरे गिरता है और सबसे धीरे बढ़ता है। ये बात तुमको समझ में आ रही है कि हमारे पास में 3 कॉस्ट कर्व्स ऐसे हैं जिनके शेप कैसे होंगे? जिनके शेप यू शेप में रहेंगे। यू शेप का मतलब होता है एक बार गिरेगा और फिर बढ़ेगा। सर इसका मतलब अगर हम लोग कर्व्स में जाएंगे, ये चेक करिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरा बढ़ा तो शेप कैसा हुआ? यू शेप। एवरेज कॉस्ट गिरा बढ़ा, शेप कैसा हुआ? यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट गिरा बढ़ा, यहां भी शेप कैसा हुआ? यू शेप। ये बात अगर तुमको समझ में आ रही हो तो बताओ भैया। इसके बाद में लास्ट कर जो हमारे पास में बच रहा है वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरेगी क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। प्रोडक्शन सामने की तरफ बढ़ रहा है तो एएफसी तुम्हारी गिरती चली जाएगी और इस तरीके से उसका कर्व बनेगा। चेक करके देख सकते हो, ये तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है जो कि हमेशा क्या हो रहा है? गिर रहा है। और इसका एक और नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है हर वो कर्व जिसके अंदर बनने वाले सभी रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल। तो तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है? ये हमेशा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ओके सर, तो ये सारे तुम्हारे कर्व्स बनते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक वो रहता है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। हमने पहले मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशन देखा था, अब किसका आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो चेक करके देखोगे, अगर तुमको दिख रहा है कि जैसे कि हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में तुमको क्लियर दिखना चाहिए कि जहां मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट करेंगे वहां एसीएमसी बराबर होंगे, और कौन लोवेस्ट होगा, एवरेज कॉस्ट लोवेस्ट होगा। अब जैसे ही एवरेज कॉस्ट ने बढ़ना शुरू किया, वहां पे कौन ज्यादा हो गया, मार्जिनल कॉस्ट, और जहां पे एवरेज कॉस्ट कर गिर रहा था वहां कौन ज्यादा था, एवरेज कॉस्ट ज्यादा था। तो सिंपली तुमको दिखेगा व्हेन एसी फॉल्स तो एसी इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन एसी इंक्रीजेज तो कौन ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। और जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, वो एसी कर का लोएस्ट पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये तुम्हें एमसीक्यू फिलअप में भी दिखाई दे सकता है। ओके सर, तो ये तुम्हारे सारे शॉर्ट रन के कर्व्स थे। शॉर्ट रन के जो क्वेश्चंस बनते हैं हमने उस पर बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में। वैसे अगर मैं इसको शॉर्टकट में बोलूं तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के जो कर्व्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। कि अगर मैंने शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर ऐसे बनाया है तो यही कॉस्ट कर तुम्हारा लॉन्ग रन में भी काम आएगा। शॉर्ट रन में इसको बोल देते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, तो लॉन्ग रन में इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट के नेचर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट के दो टुकड़े होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स हैं, उसमें से एक वेरिएबल है एक फिक्स है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। यानी कि फिक्स कॉस्ट नाम का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। तो कर्व्स के हिसाब से बात करेंगे तो तुमको दिखेगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कर्व्स तो बहुत ही ज्यादा मैच होते हैं। ये हमने प्रोडक्शन के लास्ट में एक टॉपिक को छोड़ा था, वो आज मैं पिक कर ले रहा हूं। फटाफट फटाफट मिल जाए तो मजा आ जाए। ये देखो सर, बिल्कुल सेम कर्व तुमको दिखाई दे रहे होंगे। सर नहीं दिख रहे हैं तो अब दिख जाएंगे, ये लो, बिल्कुल सेम टू सेम कर तुमको दिख रहे होंगे। फिर से इंटरसेक्शन, जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपस में क्या है, वो दोनों इक्वल है, और ये एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है। जहां पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट गिर रहा है वहां एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, जहां एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है वहां मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। तो तुम्हारे कर में कोई डिफरेंस नहीं होता। हावेवर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर को कैसे डिराइव करते हैं, वो प्रोसेस भी वैसे एक इस टॉपिक का पार्ट है, लेकिन तुमको इतना पूछने के चांस नहीं है। 12th के लेवल पे इतना नहीं पूछते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चाहे सीए फाउंडेशन लेवल के हैं या किसी कॉम्पिटेटिव पेपर्स के हैं, उनके लिए मैं जब मुझे एक बार ये मेरे पेपर खत्म हो जाए उसके बाद मैं ये कर कैसे आया तुमको सामने दिख रहा होगा कि ये कर तुम लोगों ने जो देखा है वो कैसे बना, और इसमें किस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट से हम लोगों ने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को डिराइव किया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को डिराइव किया। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, वो हम अभी रिविजन लेक्चर्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके सर, वैसे मैं एक बात को तुमको सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ जो 12th के बच्चों के भी काम आ सकती है, वो ये है कि हम जब लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर बनाते हैं, दिस इज योर लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर, तो लॉन्ग रन हमेशा बहुत सारे शॉर्ट रन को मिलके बनता है। तो इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स भी हो सकते हैं। तो अगर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को लॉन्ग रन अपने अंदर समेटता है, तो इसलिए हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के कुछ नाम डाल देते हैं, जिसमें पहला नाम होता है एनवेलप कर्व, दूसरा नाम होता है प्लानिंग कर्व। तो लॉन्ग रन के कुछ नाम होते हैं एनवेलप कर्व, प्लानिंग कर्व, जो कि बहुत सारे शॉर्ट रन को अपने अंदर समा लेता है। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। अब तुमको भी दिख रहा होगा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व भी एक बार घट रहा है, उसके बाद में बढ़ रहा है। तो रीजन वही है कि एक बार तुम जब स्केल को चेंज करते हो तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उस केस में तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाती है।
जब तुम्हारे पास प्रोडक्शन कम हो जाए, स्केल का प्रोपोर्शन चेंज का ज़्यादा हो और प्रोडक्शन का चेंज का प्रोपोर्शन कम हो, तो उस केस में तुम्हारे सामने क्या आ जाती है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये भी सारी बातें मैंने तुमको अच्छे से बता रखी है कि तुम्हारे पास में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट रिटर्न्स भी हो सकते हैं। तो अगर तुम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करोगे तो उस कर्व के अंदर तुमको दिखेगा कि जो डिक्रीजिंग वाला पार्ट है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ये वाला पार्ट तुम्हारे डिस इकोनॉमीज है यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, और जहां तुम्हारी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कांस्टेंट चल रही है वो तुम्हारे कांस्टेंट रिटर्न्स है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि एवरेज कॉस्ट के गिरते हुए पार्ट को क्या कहते हैं, बढ़ते हुए पार्ट को क्या कहते हैं, और ये तुमको एमसीक्यू फिलअप्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट कवर भी खत्म होता है, कॉस्ट के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं। आशा करते हैं तुमको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। सारे वीडियोस को देखिए, इनको शेयर करिए, लाइक करिए और अवेयरनेस फैलाइए कि हम पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं और आप अपने पिछले एग्जाम पेपर्स को भी सॉल्व करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।